हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं शाहरुख आलम आप सभी का स्टूडेंट केयर चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम शुरू हो चुका है और स्टूडेंट केयर चैनल जो है आप लोगों के लिए डेली मैथ का प्रैक्टिस सेट करा रहा है। तो आज की इस श्रृंखला में आप लोगों के लिए जो रेलवे एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, मैं आप लोगों के लिए 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों के बीच में लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो आइए बिना किसी भूमिका के सीधे हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और उस क्वेश्चन को समझते हैं और सॉल्व करते हैं। यह क्वेश्चन आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो आइए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक व्यक्ति, 2 बार हो गया भाई, प्रत्येक वर्ष के आरंभ में 500 रुपए की धनराशि यानी 500 की जो धनराशि है 10% प्रति वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित, यानी जो चक्रवृद्धि ब्याज लग रही है वो प्रति वर्ष के हिसाब से लग रही है, पर 2 वर्षों के लिए जमा करता है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2 वर्षों के बाद धनराशि क्या होगी। क्वेश्चन हमसे यही पूछ रहा है। तो क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि 2 साल है, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, 2 साल के बाद जो धनराशि है वो क्या होगी, हमसे क्वेश्चन में ये कह रहा है। और साथ में क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो पैसा जमा कर रहा है, पहले साल भी 500 रुपए जमा कर रहा है और दूसरे साल भी पैसा जमा कर रहा है। कितना जमा कर रहा है? 500 रुपए यहां भी जमा कर रहा है। तो यही कह रहा है कि ये बताइए 2 साल के बाद इन जो धनराशि होगी ब्याज सहित वो कितने रुपए की होगी। तो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा कि चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है, यानी मिश्र धन। मिश्र धन बराबर आपने पढ़ा होगा कि मूलधन कोष्टक में 1 प्लस दर अपान 100 और ऊपर क्या होता है, टाइम होता है यानी समय। यही फार्मूला आपने पढ़ा होगा। हम लोग इसी फार्मूले से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। पहले साल पैसा कितना जमा कर रहा है? 500 रुपये यानी 500 रुपये, यानी 1 प्लस दर कितना है इसका, दर वही कितना है 10% अपान 100 यानी 100। और कितने साल के लिए जमा करेगा? पहली साल जब जमा करेगा तो ये कितने साल के लिए करेगा? 2 साल के लिए। ठीक है, फिर आगे क्या करेंगे हम लोग, प्लस करेंगे। फिर अगले साल क्या कर रहा है, जो दूसरा साल है उस साल भी तो 500 रुपये जमा कर रहा है, यानी 500 रुपीज जमा कर रहा है। ठीक, ये भी किस दर से जमा करेगा? 10% की दर से जमा करेगा। लेकिन ये कितने साल के लिए जमा करेगा? तो 1 साल के लिए बस जमा करेगा। क्यों? क्योंकि 2 साल का तो टाइम आप पीरियड है, ये है कि 2 साल के बाद पैसा निकालना है। लेकिन ये एक और कंडीशन है कि पहले साल एक बार जमा कर रहा है, फिर अगले साल जमा करेगा। लेकिन जो पहले साल जमा करेगा उसके लिए तो 2 साल का समय मिल रहा है, लेकिन जो 1 साल बाद जमा करेगा उसको कितना टाइम मिलेगा? मात्र 1 ही साल तो टाइम मिलेगा, इसलिए जो टाइम है 1 साल का है। तो सॉल्व करेंगे इसको, तो ये कितना हो जाएगा, हो गया कोष्टक बंद, प्लस ये हो गया। उम्मीद करता हूं कितना समझ में आया होगा। आइए इसको सॉल्व करते हैं। कैंसिल, ये कितना हो गया, 121 इंटू 5 यानी 121 इंटू 5 यानी 121 गुणित 5 प्लस 5 इंटू 11 यानी 5 गुणित 11, सॉरी 50 इंटू 11 कितना हो गया, ये हो गया 605 प्लस 550 यानी 605 प्लस 550। जब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो गया, यानी प्लस करेंगे तो हो जाएगा 1155 रुपए, यानी 1155। यानी जो 2 वर्षों के बाद जो उसको धनराशि मिलेगी, कितनी मिलेगी, 1155 रुपए की धनराशि मिलेगी। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हम लोग का जो अगला क्वेश्चन है ये कह रहा है कि ई और एफ मिलकर एक काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कितने दिन पूरा कर सकते हैं? तो 10 दिनों में यानी 10 डेज में। ये अकेले उस काम को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। कितने दिन में पूरा कर सकता है? ई तो 30 डेज में कर सकता है। तो एफ इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? ये क्वेश्चन जो है आप जानते हैं कि टाइम एंड वर्क चैप्टर का है। अगर आप टाइम एंड वर्क चैप्टर काफ़ी अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे मैंने टाइम एंड वर्क को काफ़ी
डिस्क्रिप्टिव रूप से पढ़ाया है, काफ़ी विस्तार से पढ़ाया है, आप वहाँ से जाकर टाइम एंड वर्क को अच्छे से पढ़ सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम लोग यहाँ पे अपने क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक ई है और एक एफ है। जब दोनों मिलकर काम करते हैं तो पूरे काम को कितने दिन में समाप्त करते हैं? 10 दिन में, यानी 10 डेज में पूरा करते हैं। लेकिन ई जो है अकेले जब काम करता है तो उस काम को कितने दिन में पूरा करता है? 30 दिन में। तो पूछ रहा है कि एफ उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो मैं मान लेता हूं कि एफ उस कार्य को x दिन में करेगा। इतना बात समझ में आ गई। जब ई किसी काम को 30 दिन में कर सकता है, किसी काम को, तो ये बताइए कि एक दिन में कितना काम करेगा। एक दिन में जो काम करेगा वो कितना करेगा? 1/30 काम करेगा, यानी 1/30 काम करेगा। तो अब ये बताइए एफ कितना काम करेगा। तो एफ भी एक दिन में इतना ही तो काम करेगा, 1/x ही तो काम करेगा, इससे तो ज्यादा काम करेगा नहीं। तो जब एक दिन में ई इतना काम कर रहा है, एफ इतना काम कर रहा है, और तो ये बताइए ई और एफ मिलकर, दोनों ई और एफ मिलकर एक दिन में दोनों कितना काम करेंगे। तो जाहिर सी बात है ये भी 1/10 काम करेंगे। इसका काम और इसका काम दोनों का मिलाकर इतना काम हुआ है। तो पहले हम एक दिन का निकालेंगे, फिर 30 दिन, उनका एक दिन के बाद पूरा काम का निकल जाएगा। तो कितना हो गया? 1/x इक्वल टू लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं। एलसीएम ले लिया, कितना आएगा? मैं काफी इजी वे से आपको समझा रहा हूं। यानी क्या मिला? 1/x इक्वल टू 1/15, यानी 1/x बराबर क्या है? 1/15। तो यानी एफ का एक दिन का काम कितना, एक दिन में कितना काम करता है? 1/15। तो x दिन में कितना करेगा? तो 15 दिन, यानी 15 डेज। तो उम्मीद करता हूं कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के बीच में यह है कि 1265 में से कौन सी सबसे छोटी संख्या घटाई जाए ताकि परिणामी संख्या 29 से, यानी 29 से पूर्णतः विभाज्य हो। यानी 1265 में से हमको क्या माइनस करना है कि जब उसको हम 29 से डिवाइड करें तो वो पूर्णतः डिवाइड हो जाए। तो आइए देखते हैं। ट्वेंटी 29 यानी 29 से भाग देते हैं, तो ये कितने बार जाएगा? 4 बार नहीं, हाँ 4 बार जाएगा, ये आराम से जाएगा। इसके 6 और ये कितना? हो गया। एक बार और भाग ले जाते, कितने बार जाएगा ये? तो ये हो गया आपका 87, यानी 87। ये बताइए कितनी घटा दें कि हमारा जो है 1265 में से कितना घटाना पड़ेगा कि संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो 1265 में से हमको 18 अगर हम घटा देते हैं तो संख्या जो आएगी वो पूर्णतः विभाजित हो जाएगी किससे? 29, यानी 29 से वो डिवाइड हो जाएगी। यही आपका आंसर है। यानी कितना घटाना है आपको? 18 घटाना है। तो आइए मिलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन ये है कि दो संख्याओं का अनुपात 3 संबंधी है, यानी 3:1 है। तो और उनका योगफल जो है कितना है? 72 है, यानी 72 है। तो संख्याओं के मध्य अंतर ज्ञात कीजिए। ये रेलवे एनटीपीसी में भी पूछा जा चुका है क्वेश्चन। तो आइए इसको समझते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो संख्याएं हैं, पहली संख्या और दूसरी संख्या, और इनके जो मध्य अनुपात है, जो रेशियो है, कितना है? 3:1, यानी 3 संबंधी 1 का है। तो जब इनके मध्य 3 संबंधी 1 का अनुपात है तो मान लेते हैं कि संख्या कितनी होगी? पहली संख्या 3x होगी और दूसरी संख्या क्या होगी? 1x, यानी x होगी। ठीक।
आगे क्वेश्चन ये कह रहा है कि इनके मध्य सॉरी इनके मध्य अंतर हमको ज्ञात करना है, लेकिन जो इनका योग है कितना है 72 के बराबर है, यानी 72 के बराबर है। तो कह रहा है कि इनके मध्य अंतर यानी 3x माइनस एक्स इक्वल टू क्या होगा, यानी आपकी वैल्यू जो पूछ रहा है वो 2x की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो 4x बराबर कितना है 72, यानी 4x बराबर 72। तो x की वैल्यू कितनी हो गई तो कितनी बार जाएगी 4 कम में 4 हासिल 3, सॉरी ठीक। तो x की वैल्यू कितनी हो गई 18 यानी 18, और इनके मध्य अंतर कितना है 2x का है, तो 18 इंटू 2 यानी 18 गुणते 2 यानी 36। इनके मध्य जो अंतर होगा कितना होगा 36 होगा। अगर बात करें पहली संख्या की तो यहाँ पे गुणा कर लीजिए, ये हो गया और ये तो 18 है, ये हो गया। पहली संख्या कितना हो जाएगा, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यापारी ने 40 केजी बासमती चावल, वाह क्या बात है, बासमती चावल, किसके किसके मुंह में पानी आ गया, अच्छा चावल है, आना भी चाहिए। तो एक व्यापारी ने 40 केजी बासमती चावल का थैला 125 रुपये प्रति केजी के हिसाब से, और 60 केजी जो चावल है यानी 60 केजी जो चावल है दूसरा थैला है 150 रुपये यानी 150 की दर से खरीदा। यानी जो व्यापारी है दो चावल खरीदता है, एक बासमती और एक अन्य। उसने कुल स्टॉक कितना है, स्टॉक 20% के लाभ पर यानी बेच दिया है। मिश्रित चावल का प्रति किग्रा विक्रय मूल्य ज्ञात करो। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक व्यापारी है, उसने दो प्रकार के चावल खरीदे, पहला चावल है बासमती और दूसरा है अन्य। अन्य को मान लेते हैं काला नमक चावल खरीदा, और पहले को क्या किया कि 125 रुपये की दर से खरीदा। जो बासमती है 125 रुपये की दर से खरीदता है, और जो दूसरा चावल है उसको कितने की दर से खरीदता है 150 रुपये की दर से खरीदता है। फिर दोनों को आपस में मिला देता है, और मिलाकर क्या करता है कि जितने का वो दोनों मिलाकर खरीदा है उस पर 20% के लाभ पर बेच देता है। तो ये कह रहा है कि जब जो मिश्रित चावल है वो किस दर से बेचा, यही आपसे क्वेश्चन कह रहा है। तो आइए इसको देखते हैं। तो चावल कितना है, एक पहले प्रकार का है और एक दूसरे प्रकार का है। पहले प्रकार का चावल कौन है, ये है बासमती, और दूसरे प्रकार का है, इसको हम सीधे अन्य लिख देते हैं। तो बासमती चावल जो है कितना खरीदा उसने 40 केजी, किस दाम से, तो 125 रुपए के दाम से, ठीक। और जो दूसरा चावल है उसने किसने खरीदा, तो 60 केजी खरीदा उसने। किस रेट से खरीदा, तो उसने 150 रुपये यानी 150 के रेट से खरीदा। तो ये बताइए बासमती चावल का जो क्रय मूल्य होगा कितना टोटल होगा, अगर इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा 5000 यानी 5000 रुपये। तो अन्य का कितने का हो गया, जो अन्य चावल खरीदा उसका कुल मूल्य कितना हो जाएगा, तो इसका जो मूल्य हो जाएगा 9000 यानी 9000 रुपये इसका हो जाएगा। तो ये बताइए जब दोनों को आपस में मिला दिया जाएगा तो टोटल कितना अमाउंट हो जाएगा। जब दोनों को आपस में मिलाएंगे तो जो टोटल चावल खरीदा उसने कितने में खरीदा, तो 14000 रुपये में, यानी इस चावल को उसने खरीदा यानी 14000। अब ये कह रहा है कि जो चावल उसका जो कुल स्टॉक है यानी बासमती का और अन्य को आपस में मिला दिया और उसको 20% के लाभ पर बेच दिया। तो ये बताइए जो बेचा उसने 20% के लाभ पर, तो पर केजी वो किस हिसाब से बेचा, क्वेश्चन आपसे यही पूछ रहा है। तो टोटल अमाउंट इतना था, कितने परसेंट के लाभ पर बेचा 20%, तो कितना हो गया 120/100, यानी 20% लाभ कमाने के लिए इसका जो टोटल जो विक्रय मूल्य होगा इतना होगा। लेकिन एक बात बताइए आप कि जब इतना ये बेच रहा है, इतना इसको लाभ हो रहा है, 20% के लाभ पर इतना इसको मिल रहा है पैसा, तो चावल कितना हो गया टोटल। पहली बार में 40 केजी खरीदा और दूसरी बार में 60 केजी, यानी 40 + 60 यानी टोटल चावल उसने क्या किया 100 केजी चावल
उसने खरीदा। तो अगर हम यहीं पे 100 से भी भाग दे दें यानी 100 से भाग दे दें तो पर केजी हम यहाँ पे आसानी से निकाल सकते हैं। हम थोड़ा सा कैलकुलेशन से बच सकते हैं। तो इंटू 100 गुणा करते हैं, कितना आएगा 168 यानी 168 रुपए की दर से उसने क्या किया, चावल को बेचा। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये कह रहा है कि माता पिता तथा दो बच्चों की औसत आयु क्रमशः 30 वर्ष और 8 वर्ष है। कितना है औसत, तो 30 वर्ष और 8 वर्ष है। कह रहे परिवार की औसत आयु क्या होगी। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है कुल संख्याओं का योग बटा में यानी अपान कुल संख्या, यही होता है। तो आइए इसी फार्मूले को क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्या करें, माता पिता की औसत आयु कितना है, माता प्लस पिता, इनकी जो औसत आयु है कितना है 30 साल है। तो ये बताइए जब इनकी औसत आयु 30 साल है तो इनके आयु का योग कितना होगा। तो आयु का योग क्या होता है कि औसत गुणते कुल संख्या। तो इनका औसत कितना है 30 साल है यानी 30 ईयर है, और इनकी संख्या कितनी होगी, माता पिता बस 2 हो जाएगी। तो यानी इनके जो आयु का योग हो गया वो कितना हो गया 60 ईयर यानी 60 साल। ठीक उसी तरह कह रहे हैं इनके 2 बच्चों की, तो जो इनके 2 बच्चे हैं उनकी औसत आयु कितनी है, तो औसत आयु 8 साल है। और योग कितना हो जाएगा, तो कुछ नहीं करना है, 2 से गुणा कर देना, तो योग कितना आ गया 16। तो ये बताइए माता पिता का आयु का योग 60 वर्ष है, बच्चों के आयु का योग जो है 16 वर्ष है। तो पूरे परिवार का आयु का योग कितना होगा, तो 60 प्लस 16 यानी 60 प्लस 16 यानी कितना हो गया 76 यानी 76 वर्ष। तो ये बताइए पूरे परिवार के आयु का योग 76 वर्ष हो गया। तो ये बताइए परिवार के सदस्यों की संख्या कितनी होगी, तो परिवार के सदस्यों की संख्या माता पिता 2 यानी माता प्लस पिता 2 हो गई है, और 2 बच्चे कितने होगी संख्या 4, यानी पूरे परिवार के सदस्यों की संख्या 4 हो गई। और इसका फार्मूला होता है कुल संख्याओं का योग। तो कुल संख्याओं का योग कितना है 76 है यानी 76 है, और पूरे परिवार की संख्या कितनी है 4 है यानी 4 है, यानी 76/4। तो कितना हो गया, तो औसत कितना निकल कर आया हमारा यानी 19 यानी 19। तो पूरे परिवार का जो औसत आयु है कितना है 19 वर्ष है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि कार्य x तथा y एक ही समय पर एक ही दिशा में क्रमशः 12 किलोमीटर पर घंटा यानी 12 किमी पर हावर तथा 16 किमी पर हावर यानी 16 किलोमीटर पर घंटा की गति से चली। 3 मिनट बाद उनके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन हमसे यही पूछ रहा है। क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है, मान लीजिए कोई ये रोड है, अब ये कौन सा रोड है हमें क्या मालूम, मान लीजिए NH2 है, इसी पे दोनों कारें आपस में रेस कर रही हैं, और ये कार कौन है, एक X है और एक Y है। जो X की जो चाल है कितना है 12 किमी यानी 12 किमी पर हावर है यानी प्रति घंटा है, और जो Y की चाल है कितना है 16 किमी यानी 16 किलोमीटर पर घंटा की चाल से इसकी जो चाल है। एक ही समय पर ये इस दिशा में इस डायरेक्शन पे चलना क्या करती हैं, ये स्टार्ट करती हैं। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि 3 मिनट के बाद इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, हमसे यही क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो जाहिर सी बात है Y की जो स्पीड है ज़्यादा है X की अपेक्षा, तो सिंपल सी कॉमन बात है कि Y जो है X की अपेक्षा ज़्यादा दूर चलेगी। तो यही पूछ रहा है कि जो ज़्यादा दूरी चली वो कितना दूरी चली, यही आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो इसके 2 मेथड हैं। पहला मेथड है बेसिक मेथड, हम ये पता कर ले कि जो X कार है 12 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से जो चल रही है तो 3 मिनट में ये कितनी दूरी तय करेगी, और दूसरा जो 16 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से Y जो कार है चल रही है वो 3 मिनट में कितना दूरी तय की। फिर क्या करेंगे, अधिक वाले में से कम वाले को घटा देंगे, उनके बीच की दूरी का अंतर निकल जाएगा। ये तो हो गया बेसिक मेथड। लेकिन याद करिए
कि जब हम इस मेथड को फॉलो करेंगे तो कितना समय लगेगा हमको एग्जाम में इस हिसाब से सॉल्व करने लगे। तो पता चला कि 4 क्वेश्चन का टाइम तो हमने एक ही क्वेश्चन में सॉल्व करने में ले लिया। तो इसके लिए हम थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच अपनाते हैं। और वो स्मार्ट अप्रोच क्या है, याद करिए कि जब मैं आपको रेलवे पढ़ा रहा था, रेलवे संबंधित क्वेश्चन जो करा रहा था, मतलब रेलगाड़ी से संबंधित, तो मैंने आपको वहां पे सापेक्ष चाल पढ़ाई। वहां पे तो जो सापेक्ष चाल हमने पढ़ाया, तो वहां 2 प्रकार के सापेक्ष चाल पढ़ाए। एक तो जब 2 गाड़ियां एक ही डायरेक्शन में जा रही हूँ, या एक गाड़ी इधर से जा रही है और एक गाड़ी इधर से आ रही हो, इस डायरेक्शन का आपको सापेक्ष चाल बताया था। तो जब 2 गाड़ियां एक ही डायरेक्शन में जा रही हो तो सापेक्ष चाल क्या होता है, तो हमने यही बताया था कि सापेक्ष चाल बराबर होता है x1 x2। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अधिक वाले में से कम वाले को घटाना है। ये सिंबल यही दर्शाता है। ठीक, तो क्या करते हैं कि हम यहाँ पे सापेक्ष चाल निकाल लेते हैं। तो सापेक्ष चाल कितना हो गया, तो 16 माइनस 12 यानी 16 माइनस कितना हो गया 4 किमी पर हावर। यानी जो इन दोनों गाड़ियों का सापेक्ष चाल है कितना है 4 किमी पर हावर है। चूंकि ये क्या है किलोमीटर में है, प्रति घंटा में है, तो हमको क्या कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। क्योंकि जो टाइम दिया है वो मिनट में दिया है, घंटे में नहीं दिया है। तो हम टाइम को भी क्या करेंगे, सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। और जो ये 4 किलोमीटर पर घंटा है, इसको हम क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है, इसमें कुछ नहीं करना है, आपको 5/18 से गुणा कर देना है। इससे गुणा क्यों किया जाता है, आप हमारे पुराने वीडियो को जाकर देख सकते हैं, जहां मैंने रेलगाड़ी संबंधी प्रश्न पढ़ाया। यहाँ भी हमने काफी वहां पे डिटेल्स इसको समझाया है। ये इसको हमने क्या किया, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर दिया। तो क्या हो जाएगा, ये हो गया मीटर। अब समय कितना है, 3 मिनट है, इसको सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 180 सेकेंड हो जाएगा। तो कितना हो गया ये 200 मीटर। यानी 3 मिनट के बाद इन दोनों कारों के बीच की जो दूरी होगी कितनी होगी, 200 मीटर की दूरी होगी। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि 3.6, 6.9 एवं 11.4 का चतुर्थ समानुपात ज्ञात करिए। यानी इसका चतुर्थ समानुपात ज्ञात करना है, क्वेश्चन हमसे यह कह रहा है। तो सबसे पहले हम लोग इसको लिखने का तरीका समझते हैं। इसको चतुर्थ समानुपात ज्ञात करने के लिए इसको कैसे लिखा जाता है। तो इसके लिखने का तरीका ये है, अनुपात का सिंबल लगाएंगे। 3.6 अनुपात है कितना 6.9 यानी 6.9। फिर यहाँ पे समानुपात का सिंबल लगाते हैं, ये समानुपात का सिंबल होता है। फिर क्या होगा 11.4 ये हो गया। और फिर अनुपात का सिंबल ये हो गया। और जो चतुर्थ समानुपात है इसको मान लेते हैं x। इतनी बात समझ में आई। इसको क्या लिख सकते हैं 3.6 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको समानुपात मतलब बराबर यानी इक्वल टू, ये कितना हो गया, कुछ नहीं करना। अब यहाँ पे x की वैल्यू निकाल लेना है। तो जब x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 11.4 इंटू 6.9 यानी 11.4 गुणते 6.9 और अपान में क्या आ जाएगा 3.6 यानी 3.6। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, 1 मिनट। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 21.85। यही इसका आंसर होगा। यानी जो चतुर्थ अनुपात होगा, समानुपात कितना होगा, वो 21.85 होगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि साधारण ब्याज के किस दर पर, यानी किस दर जो प्रति वर्ष पर कोई धनराशि 10 वर्षों में दोगुना हो जाएगी। यानी ये कह रहा है कि कोई पैसा है उसको किस दर पर डाला जाए
कि 10 वर्षों में अपने मतलब मूलधन का वो दोगुना हो जाए। तो आपने एक फार्मूला पढ़ा है साधारण ब्याज बराबर, तो ब्याज बराबर आपने पढ़ा होगा कि ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय अपान 100 यानी बटा में 100। आपने ये फार्मूला पढ़ा होगा। तो यहीं से फार्मूला निकल के आता है दर का। दर बराबर क्या होता है, ब्याज गुणित 100 यानी इंटू 100 अपान कितना हो गया, मूलधन गुणित समय यानी इंटू टाइम। जब भी दर ज्ञात करना हो इस फार्मूले का यूज करते हैं। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि किस दर पर जो है 10 वर्षों में जो है वो दोगुना हो जाएगा। तो एक बात बताइए, कितना हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। पहले क्वेश्चन को समझते हैं। तो दोगुना कब होगा, मैं मान लेता हूं कि जो मूलधन है वो कितना है, x है, और 10 वर्षों के बाद जो है वो क्या हो जा रहा है, दुगना हो जाता है। तो दुगना कब होगा, जब उसको x के जितना मूलधन है उतना ही पैसा और ब्याज में मिल जाए, तभी तो अपने दोगुना होगा। यानी ब्याज कितना हो जाएगा, इसका ब्याज हो जाएगा x, तभी तो 10 वर्ष के बाद वो दोगुना हो गया। तो यानी जो ब्याज मिला हमको कितना मिला, x मिला। कितने पर मिला, x रुपए पर x रुपए का ब्याज मिला। आइए आप इंप्लीमेंट करते हैं यहाँ पे। तो दर बराबर क्या हो गया, ब्याज कितना मिला हमको, x रुपए का मिला इंटू 100 यानी गुणित 100 अपान, और मूलधन कितना है, मूलधन हमारा कितना है, x रुपये है, और टाइम कितना है, टाइम है यानी टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं t से, t कितना है, 10 वर्ष है। तो बोलते 10 इंटू, तो x से x गया, यानी दर बराबर क्या हो गया, 10%, यानी जो उसका दर होगा, जो रेशियो होगा कितना होगा, 10% का होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कह रहा है कि 197355642 का औसत ज्ञात करिए। तो आप जानते हैं कि जो औसत का फार्मूला होता है क्या होता है, औसत बराबर होता है कुल संख्याओं का योग और बटे में कुल संख्या। काफी इजी क्वेश्चन है, ये भी रेलवे टीपीसी में पूछा जा चुका है, इसलिए आप लोगों के बीच में लेकर आया हूं। तो कुल संख्याओं का योग कितना होगा, आइए इसको जोड़ लेते हैं। तो कितना हो गया, ये हो गया 10 10 10 10 10, कितने बार 10 हो गया, 5 बार, यानी टोटल योग कितना हो गया 50 यानी 50। और कुल संख्या कितना है, काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कुल संख्याओं का जो संख्या है कितनी है, 10 है यानी 10 है। तो औसत कितना हो गया 5, यानी इनका जो औसत होगा क्या होगा, 5 होगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज के क्लास में बस इतना ही तक। तो आज के हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट के हिसाब से हमने कई सारे जो चैप्टर को है कवर किया। हमने कौन कौन से चैप्टर को कवर किया, अगर आप देखें तो औसत को कवर किया, फिर से हमने साधारण ब्याज के चैप्टर को कवर किया, इसके साथ साथ अन्य चैप्टरों को भी हमने कवर किया। तो दोस्तों आज के क्लास में बस इतना ही तक। अगर आपको हमारा पढ़ाना पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर से जरूर क्लिक करिए कि जब भी हम कोई नया वीडियो डालें आपके बीच में उसका नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो। और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे वो भी लाभान्वित हो सके। तो हम लोग मिलते हैं अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।